अब हम लोग लाइव हैं। अब कार्यक्रम हर कोई देख सकता है। तो आज के आई कैन गवर्न इनसाइट्स की 24वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें हम स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दों को हल करने का, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज की कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ इंस्पायरिंग हाई स्कूल प्रिंसिपल्स पर, और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में सरकारी स्कूलों के बारे में तमाम सारी बातें कही जाती हैं जो कि अक्सर लोगों को काफी हतोत्साहित करती हैं, काफी निराश करती हैं। लेकिन ऐसे प्रधानाध्यापक भी हैं जिन्होंने इन तमाम बातों के बावजूद अपने विद्यालयों में एक मिसाल खड़ी की और अपने छात्रों और आसपास के लोगों का सम्मान अर्जित किया। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं तत्कालीन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सर्वोदय हाई स्कूल गंगासागर दरभंगा के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे +2 जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा के प्रधानाध्यापक चंद्रकांत यादव जी भी अभी वो कार्यक्रम में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। आई होप कि वो जल्दी हम लोग के साथ जुड़ते हैं। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में साथ हैं कोयला स्थान हाई स्कूल दरभंगा की साइंस टीचर डॉक्टर अंजू कुमारी मैम और आरा से साइंस टीचर डॉक्टर स्मिता नारायण। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको बताऊं कि आई कैन गवर्न इनसाइट सीरीज में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग एक विषय पर 2 बैक टू बैक कार्यक्रम कर रहे हैं, और ऐसा भी पहली बार हो रहा है जब एक कार्यक्रम में गुरु और चेला दोनों साथ में शामिल। तो मैं इशारा कर रहा हूँ हमारे लाल बाबू जी की तरफ, जो कि जगदीश प्रसाद सर के एक छात्र रहे हैं सर्वोदय हाई स्कूल में। जब वो प्रधानाचार्य थे तब ये वहाँ पढ़ाई करते थे। और मैं जो परिप्रेक्ष्य दे रहा था कि बैक टू बैक कार्यक्रम का, तो 18 अप्रैल को हम लोगों ने बिहार के टॉपर्स फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर चर्चा की थी, जिसमें वहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव रंजन सहित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य बरेली से अर्चना कुमारी जी भी शामिल हुई थी। आई होप कि वो लोग भी आज का कार्यक्रम देख रहे होंगे। और कहीं ना कहीं उसी कार्यक्रम के बाद जो है लगा कि हम लोगों को बुलाना चाहिए। और लाल बाबू जी से मैंने पूछा कि भाई बताइए हम किन्हें बुला सकते हैं, तो उन्होंने सर का नाम, डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर का नाम बताया। और जब मेरी सर से बात हुई तो मैंने सर को कहा कि सर, इस कार्यक्रम का विषय सिमुलतला है और हम अगर आपको इस कार्यक्रम में बुलाते हैं तो आपकी बात हम लोग पूरी नहीं सुन पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि आपके लिए एक डेडिकेटेड इस विषय पे कार्यक्रम होना चाहिए। और फिर सर के माध्यम से चंद्रकांत सर का भी संपर्क मिला और फिर हम लोग आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। तो सर, आपका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर का 36 साल का शिक्षण का अनुभव है। 1985 से ये शिक्षक रहे हैं और 2014 से लेकर के 20 तक ये सर्वोदय हाई स्कूल गंगासागर में प्रिंसिपल थे। हाल ही में नवंबर में ये रिटायर हुए हैं। और राष्ट्रपति पुरस्कार के अलावा 2015 में इन्हें बिहार राज्य टीचर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हमारे साथ आज चंद्रकांत सर जब भी जुड़ते हैं उनका परिचय हम तभी करेंगे। डॉक्टर अंजू मैम वर्तमान में साथ में है। अंजू मैम PhD हैं केमिस्ट्री से, B.Ed हैं, M.Ed हैं और कोयला स्थान हाई स्कूल दरभंगा में शिक्षक हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें और कई सारे आर्टिकल्स लिखी हैं और इंचार्ज प्रिंसिपल भी ये बराबर रहती हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में स्मिता नारायण भी हैं। स्मिता नारायण गया से हैं, वर्तमान में गया में बेस्ड हैं और इन्होंने गया और जहानाबाद से पढ़ाई की है और ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी में और MSc और B.Ed भी इन्होंने किया हुआ है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग करेंगे लाल बाबू जी। लाल बाबू जी दरभंगा से हैं, वर्तमान में पटना सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं। फिजिक्स से इन्होंने MSc किया है और काफी संघर्ष से ये आज
जिस मुकाम पे खड़े हैं वो इन्होंने अपना रास्ता खुद से बनाया है। और इन सारी बातों के बावजूद मैं बाद में बुलाना चाहूंगा जगदीश प्रसाद गुप्ता सर को कि सर आप बताइए हम लोगों को कि इतनी सारी चुनौतियां सरकारी स्कूल के बारे में, इतनी सारी बातें कही जाती रही हैं, आपने सर्वोदय स्कूल में काम करके लाल बाबू जी जैसे छात्रों को कैसे बनाया? जगदीश गुप्ता सर। गुड इवनिंग सभी लोगों को। बात सुने है ना? हेलो हेलो। हाँ सर, अभी आप कहिए सर, लगभग 8-10 मिनट में अपनी बात रखिए, फिर हम लोग भी कुछ बीच में भी सवाल होगा तो हम आपके पास, हम आपको रोकते रह सकते। आपका तीन पॉइंट पर मेन फोकस आपने आज कार्यक्रम में रखा है। व्हाट चैलेंज डज ए गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल फेस इन बिहार। इसमें है कि शिक्षक और प्रिंसिपल को दृढ़ इच्छा शक्ति से निरंतर कार्य करने और मन से सरकारी शब्द निकालना है। हम लोग जहाँ काम करते हैं मन में आता है कि हम सरकार में काम करते हैं, सरकारी शब्द आता है और सरकारी शब्द जब दिमाग में आता है तो काम करने की इच्छा नहीं होती है। यह समझना कि अब मेरा काम है विद्यालय में जो संसाधन है उसी का बेहतर उपयोग करना है। मूल कार्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का है। ये नहीं देखना है कि सरकार को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको जो काम मिला है उस काम पर आप ध्यान दीजिए। शुरू में लोग आपका क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा, बाद में वही प्रशंसा करेगा। मैंने यही काम किया 7 साल में। मैंने ये नहीं देखा कि स्कूल में क्या संसाधन है, स्कूल में संसाधन है कि नहीं है। मेरा क्या काम है? मेरा काम यही था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और मैं बच्चों को उचित शिक्षा देने का मन बनाया और मैं उसमें सफल भी हुआ। दूसरा है कि व्हाट टीचर्स नीड टू लर्न। शिक्षक को यह सीखने की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि सामने जो छात्र उनका है वही उसका उद्देश्य है। उसी छात्र को बढ़िया शिक्षा देने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। जब ये दिमाग में बात आ जाएगी तो वह अच्छा से शिक्षा देगा। तीसरा पॉइंट आपका है कि हाउ कैन सिविल सोसाइटी हेल्प क्वालिटी एजुकेशन। सिविल सोसाइटी जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनके अभिभावक की संगोष्ठी आप कीजिए। अभिभावक को यह बताइए कि आप जो है वह आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चों पर घर पर ध्यान दीजिए। यही सब करने से बढ़िया होगा। सरकार को कोसना ये नहीं है वो नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं तो कभी सरकार को नहीं कोसा। मैं 36 साल में काम किया, उसमें लगभग 30 साल 29 साल हम असिस्टेंट टीचर थे। काफी प्रधानाध्यापक जो पहले के थे समस्या बताते थे, ये समस्या वो समस्या। लेकिन जब मैं काम शुरू किया तो मैं पूरे विद्यालय का नक्शा बदल दिया। लाला जिसे आप पूछ लीजिए अभी वर्तमान में, और सारे लोग हमको मदद किए और स्कूल बढ़िया पढ़ाई लिखाई चालू हो गया। तो ये सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। आपका क्या काम है, मेरा क्या काम है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। आगे बोलिए। हेलो। नहीं सर, इनफैक्ट आपने जो कहा कि आप काया पलट किए, वो काया पलट में क्या चुनौतियां आई, आपने कैसे किया? पढ़ाई को लेकर के, विद्यालय प्रशासन को लेकर के, माँ बाप को एंगेज करने को लेकर के, ये सारी चीजें बताई। हमें लगता है कि यही चुनौती है। सबसे पहले स्कूल में 9 बजे लाउड स्पीकर देशभक्ति गीत बजवाना शुरू किया। जब वो बजने लगा तो विद्यार्थी को खींचता था वो। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की उपस्थिति के लिए हमने पोस्ट कार्ड भेजा, बच्चों का मोबाइल नंबर लिया, गार्जियंस की बैठक बुलाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को हम गार्जियंस मीटिंग में बुलाए हुए थे। छात्रों की शिक्षकों के साथ बैठ के उनसे एक जो है सो सहयोग लेने की कोशिश किया। उन लोगों को समझा कि आपका यही काम है, आपको करना होगा। मैंने कुछ शिक्षकों को एक्सप्लेनेशन भी पूछा, लेकिन फिर उनसे एक्सप्लेनेशन भी लिखवाया। उनके सुख में दुख में भी काम किया। लेकिन आपका मेन काम क्या है, मेरा मेन काम क्या है
कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा है उसको बेहतर शिक्षा देना, न कि सरकार को कोसना। आपके घर में समस्या है तो फिर उसको आप टॉयलेट करते हो कि नहीं? तो फिर स्कूल में सरकार को कोसने से क्या, आपका क्या काम है, मेरा क्या काम है, शिक्षक का क्या काम है, इसको आपको देखना है। वही मैंने किया। शुरू में कुछ हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। टीचर जब देखे कि ये सर 9 बजे आते हैं और 5 बजे तक आते हैं, हमेशा काम करते, सभी लोगों ने साथ देना शुरू किया। शुरू में थोड़ा सा हुआ, 1-2 टीचर नेता आदमी थे, उसको मैं एक्सप्लेनेशन पूछा तो अब डाउन हो गया। फिर आया, उनको हम समझाए कि आपकी नौकरी नहीं रहेगी, आप काम कीजिए। लोगों ने काम किया। सोच जब निगेटिव, तो मैंने यही कहता था टीचर को कि आज की बात की पॉजिटिव बात कीजिए, कल की बात नेगेटिव बात मेरे सामने मत कीजिए, किसी टीचर की क्रिटिसाइज मेरे सामने नहीं कीजिए। लोग समझ गया बात और कोऑपरेट करने लगा। और उसके फलस्वरूप हमको बिहार स्टेट टीचर्स अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। फिर जो है सो वो अवार्ड हमको मिला। तो इस तरह से काम करने से ही होगा। हमें सरकार को कोशिश पे फायदा नहीं। सरकार भी बाद में हमको मदद किया। एमएलए एमपी को मैंने निमंत्रण किया, गार्जियंस मीटिंग में लाया, उन लोगों से मकान बनवाया, उन लोगों से कई विकास, विद्यालय के विकास कहते थे कि विद्यालय विकास पे पैसा खर्चा करने में फंस जाता है। हमने 10 लाख रुपया विद्यालय विकास से निकाल के खर्चा, कहीं फंसता मैं नहीं। मैं सकुशल सेवानिवृत्त हो गया, पेंशन चालू होने वाला, लाल बाबू जी लगे हुए हैं, मेरा कहीं कोई दाग नहीं लगा। इसलिए शिक्षा को जो काम है वो करना चाहिए। सिर्फ सरकार पर मैंने कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार क्या करेगा? सरकार तो आपको दे दिया, नौकरी दे दिया, स्कूल दे दिया। मूल काम क्या है स्कूल में? बच्चों को पढ़ाना। डेस्क है, बेंच है नहीं है, पंखा है नहीं है, पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, ये सब करना पड़ेगा। आज भी सरकारी स्कूल में 90% टीचर काफी विद्वान आदमी है प्राइवेट की अपेक्षा। प्राइवेट में 10% विद्वान है या 90% विद्वान है। आपको उसको जो है सो काम करने लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, कई तरह के फूल होते हैं, सबका काम है। लाल बाबू, तिलक बाबू, अड़हुल फूल है, भगवती पर चढ़ता है, महादेव पर चढ़ा दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सो ये वाला फूल जो महादेव पर चढ़ता है, भगवती चढ़ा दे, वो उल्टा हो जाएगा। किस शिक्षक को क्या काम है, कहाँ लगाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा एज ए इंस्टीट्यूशन हेड, तब होगा। आपको 9 से 5 बजे रहना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा, डांटना है, डपटना है, प्यार करना है, चाय पिलाना है, उसके घर पर जाके बातचीत करना है। ऐसा नहीं कि हम प्रिंसिपल है तो शिक्षक जो है वह बहुत ही नाजुक चीज होता है। कलकत्ता पैदल चलना और शिक्षकों को एक साथ रखना बात बराबर है। शिक्षक को आप सम्मान दीजिए, वो आप पर जान छीकेगा, वो आप पढ़ाएगा। हमको शिक्षक बोले कि ये 9वां में विद्यार्थी एडमिशन होता है, हमारे अभी कोयला के मैडम है या वहाँ के 9वां में एडमिशन होता है हाई स्कूल में, तो बच्चे बहुत 8वां तक पढ़ के नहीं आते। हम बोले सुनिए, हम लोग का काम है पढ़ाना। 9वां बच्चों के शुरू के 4 महीना में, अप्रैल मई जून 3 महीना में आपको अ सिखाइए हिंदी वाले, ABCD सिखाइए अंग्रेजी वाले, 1 2 3 सिखाइए मैथ वाले, साइंस वाले निजी सजीव सिखाइए। उसके बाद जो सोशल साइंस के टीचर है, वह नाम, पिता का नाम, कहाँ का है, ब्लॉक क्या है, अंचल क्या है, वो सब सिखाइए। 3 महीना के बाद, जून के बाद, गर्मी छुट्टी के बाद जब वही बच्चा आता है तो शिक्षा को चलने नहीं देता, त्वत सर्वाइव करता है। ये करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि 8वां तक नहीं पढ़ा, 8वां तक नहीं पढ़ा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 2-3 बातें सामने आ रही हैं कि एक तो मान लीजिए कि पॉजिटिव माहौल बनाना, पॉजिटिव बातें करना, दूसरा कि सरकार हमेशा निगेटिव बचना, अपनी जिम्मेवारी लेना, और तीसरा कि एक फैमिली स्पिरिट से सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश करना। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, आप भी शिक्षक हैं और मान लीजिए कि आप सुनते होंगे कई सारे लोग बोलते हैं कि व्यवस्था में बहुत कमी है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है, आसपास की कम्युनिटी के लोग भी जो है सो बाधा करते हैं। ये तमाम सारी चुनौतियां लोग अक्सर जो है सो कहते हैं। ये क्या आपको लगता है कि ये शायद दरभंगा में नहीं था, बल्कि जो गांव के स्कूल होते हैं उसमें इस तरीके? मैं बता रहा हूँ तिलक बाबू, ये जो है मेरा 4 जगह ट्रांसफर हुआ। पहला पोस्टिंग संयुक्त बिहार झारखंड में,
उसके बाद मधुबनी जिला आया, उसके बाद मैं दरभंगा जिला गया। 3 जिला का आपको अनुभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बढ़िया शिक्षा दीजिएगा तो कम्युनिटी आपको भगवान मानेगा, बगल वाला। सरकार स्कूल दे दिया, शिक्षक को दे दिया, आप काम तो कीजिए। आपको क्या कठिनाई है सरकार को बोलिए। हमको तो नहीं लगा 7 साल में कोई कठिनाई हुआ। अब सरकार की तरफ से विलिंगनेस है, सरकार की तरफ से कमी जो लोग हैं वो जो स्कूल के प्रधान हैं उनकी भी शक्ति होनी चाहिए और वो तो सब काम करेंगे। एक थाना में एक दरोगा आता है, चोरी बंद हो जाता है, एक दरोगा आता है, डकैती हो जाता है। अब किसको क्या बोलिएगा? बहुत बड़ी बात है आपने कही। मेरे बारे में लोग कहते थे कि इनको पेपर फोबिया हो गया है, पेपर फोबिया हो गया है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोलता था। हमरा काफी तिलक बाबू, मेरा काम क्या है? ये प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाना, पाठना। तो हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे शिक्षक मदद करवे करेंगे। हमको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना ये प्रिंसिपल। और मैं प्रिंसिपल हूं, मैं स्कूल में जाके हाजिरी बना लूंगा। मैं 12 बजे जाऊंगा, मैं 2 बजे जाऊंगा, मैं बच्चों से कोई बात नहीं करूंगा। मैं क्लास, लड़की का अलग सेक्शन कर दिया, लड़का का अलग सेक्शन कर दिया। मैं लड़कियों को क्लास में पहला घंटी और 5वां घंटी एज ए प्रिंसिपल मैं करता था। पहला घंटी 9वां में, 5वीं घंटी 10वां में। स्कूल का है हुआ 4-5 क्लास में जाता। क्या शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो उनको बोला था। आज जो है यहाँ पर आपका बहुत सारी चीजों का समाधान होता है। सर, हम आपको फिर से वापस आएंगे। हम लोग चलते हैं डॉक्टर अंजू मैम के पास। अंजू मैम साइंस टीचर भी हैं और बराबर प्रिंसिपल के चार्ज में भी रहती हैं। अंजू मैम, आप अपना अनुभव साझा कीजिए। किस तरीके की चुनौतियां, किस तरीके के समाधान, आप कैसे इसको डील कर रही हैं? अंजू मैम, किसी भी व्यवस्था में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई समस्या रहती है। यहाँ हमें समस्या पर फोकस नहीं करके उसके समाधान पर फोकस करना होता है और हम लोग वही प्रयास करते हैं। सबसे पहले एडमिशन के टाइम में जब गार्जियन के साथ बच्चे आते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनसे कम्युनिकेट करें, अच्छे से पहले ही कन्विंस कर दें कि बच्चों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ आकर के, साथ ही यहाँ की एक्टिविटीज में भी भाग लेने होंगे। हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाया जाए। इसके लिए हम लोग साप्ताहिक गेम का आयोजन करवाते हैं और इस दिशा में सरकार ने भी एक पॉजिटिव किया है कि टीचरों को ये गेम्स आदि के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि बच्चों को उस दिशा में भी ये आगे बढ़ाया जाए, जो उनकी रुचि है उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ स्मार्ट क्लास है और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जो कि बच्चों को, ये थ्योरी क्लास के साथ साथ हम लोग स्मार्ट क्लास भी जब चलाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो चीज हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल रूम में भी ले जा करके बच्चों को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीख सके, जान सके और हमेशा उसमें रुचि ये कर सकें, उनमें रुचि जागृत हो सके। और सभी शिक्षक मिलजुल करके किस तरह से माहौल को बनाना है, इसके लिए हम लोग भी आपस में भी मिलजुल करके बातें करते रहते हैं। साथ में ये किस तरीके से किन बच्चों को प्रमोट किया जाए। सबसे पहले बच्चों से व्यक्तिगत रूप से हम लोग जुड़ते हैं। उसके लिए उनका सबसे अच्छा लगता है बच्चों को तब जब हम उन्हें उनके नाम से, बाकायदा नाम से पुकार करके उसे एक निश्चित कार्य के लिए जब बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे प्रति टीचर भी ये ध्यान दे रहे हैं और इसलिए बच्चे भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल।
तो मैम कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं वो एक जो महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में आ रहा है कि एक भाव जो है कहीं ना कहीं एक ये सामने वाले को, जब स्टूडेंट को लगता है कि टीचर हमारा सच में ख्याल कर रहे हैं, तो फिर माहौल बदलता है, चीजें बदलती हैं। अच्छा, उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है बच्चों को। तो पर्सनली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वे लोग अलर्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ कोऑपरेट करते हैं हर कार्य में। कहीं ना कहीं आधी समस्या जो है वो लगभग कम्युनिकेशन की है, और सही से अगर कम्युनिकेशन बहुत सारी समस्या का समाधान है। बच्चों से और साथ साथ उनके गार्जियन से भी जब कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है, बल्कि सब कोऑपरेट ही करते हैं इस दिशा में। चलिए, और भी सवाल भी आ रहे हैं, आई थिंक उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इनफैक्ट मैं लाल बाबू जी को इस बीच में लाना चाहूंगा कि अभी चर्चा हो रही है कि शिक्षक, छात्र, पेरेंट्स, इनके संबंध बहुत मैटर करते हैं। आप छात्र हैं और आपके शिक्षक भी यहाँ पे हैं। आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा है, किस तरीके से आप इसको डील किए, और आपका क्या जो भी अनुभव रहा है बताइए, आप साझा कीजिए। लाल बाबू, आपकी आवाज, आप म्यूट है। लाल बाबू, आपका माइक म्यूट है। जी नमस्कार। आपने जो बातें कही हैं शिक्षा और शिक्षक के संबंध के बीच में, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छे तरह से समझने लगते हैं और एक जो होता है संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसमें क्या उसका प्रॉब्लम है और क्या इसमें कमी है, उनको जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं, और विद्यार्थी भी अपनी समस्याओं को खुलकर सामने लाते हैं। इससे समस्याओं का समाधान करने में आसानी होती है। तो मान लीजिए आप खुद भी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी सुनते होंगे, कई सारे आपके छात्र, आपके साथी भी मान लीजिए पढ़ते होंगे, तो किस तरीके की चुनौतियां आती हैं एज ए स्टूडेंट? आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? कई लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? खास करके मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में अक्सर, आई थिंक गुप्ता सर और अंजू मैम, स्मिता मैम भी अग्री करेंगी कि सरकारी स्कूलों में अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लोग ज्यादा जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके भी छात्र, उनके भी जो स्टूडेंट, अपने खुद के जो उनके बच्चे होते हैं, वो ऐसा रेयरली होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा पढ़ते हैं। ये इसके बारे में भी हम लोग पूछेंगे सर से, लेकिन आप अपना बताइए कि बाकी छात्र किस तरीके की चुनौतियां फेस करते हैं और क्या दिक्कतें क्या आती हैं? लालो जी, कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है लेकिन जब टीचर अच्छे मिल जाते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ एट ए टाइम मिल जाता है, तब उसके बाद जो है समस्याएं दूर हो जाती है और जो अपना फोकस होता है उसको लक्ष्य करके तैयारी करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। समस्या यही कम्युनिकेशन का और समझने का। अच्छा, इस विषय पे हम लोग फिर से आते हैं। स्मिता नारायण मैम, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस चर्चा में? मुझे मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। बोलिए। शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, किसी भी देश का आधारभूत इकाई होता है शिक्षा। कोई भी देश कितना विकसित है वहाँ की जनता के शिक्षित होने पर ही निर्भर होता है। तो शिक्षा लगभग सब लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें ये चेक करना होगा कि सबको शिक्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए और क्या करना चाहिए कि सब घरों तक शिक्षा पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी।
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षक वहाँ कैसे हैं उस पर। अगर हमारे शिक्षक खुश हैं, वो प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत बड़ा मैटर रखता है वहाँ के उस विद्यालय के शिक्षा के लिए, उस जगह के शिक्षा के लिए। तो मुझे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बिहार में शिक्षक जो सहकर्मी शिक्षक हैं उनके बीच में जो सैलरी है उसमें विसंगति होने की वजह से वो लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक जो पहले के शिक्षक हैं जिनको हम परमानेंट टीचर्स कहते हैं, और एक जो आज के शिक्षक हैं जिनको हम नियोजित शिक्षक कहते हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो ये दोनों शिक्षक मिल के भी काम करते हैं। सीनियर टीचर्स हैं वो तो रेस्पेक्ट करते हैं और वो लोग गाइड करते हैं हमें, मतलब ये बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है। पर कुछ स्कूलों में ये बटा हुआ होता है, ये दोनों शिक्षक आपस में बटे होते हैं। मान लो कभी हमें 2-2 क्लास लेना है, हम लोग 2-2 क्लास ले चुके, मान लो कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें और क्लास लेने की जरूरत है, तो जो एक ग्रुप का टीचर सोचता है कि वो लेगा, दूसरा ग्रुप का टीचर सोचता है कि वो उसे लेना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में तो हमारे बच्चों का शिक्षा पे असर पड़ता है। तो इस चीज पे जो है सोचना होगा कि ये चीज कैसे, इस चीज में कैसे सुधार हो। और एक और बात है कि जो नियोजित शिक्षक है वो सैलरी को लेकर हमेशा ही स्ट्राइक में फंसे होते हैं। कभी वो लोग वहां धरना पे बैठते हैं, कभी यहाँ धरना पे बैठते हैं। तो और अगर जब वो स्कूल में होते हैं, जब स्ट्राइक नहीं चल रही है, तब वो इस चीज में फंसे हुए हैं कि अच्छा अगली बार स्ट्राइक कब करना है, कहाँ करना है, या इस स्ट्राइक में इतने लोग हैं तो अगले स्ट्राइक में आप जाएंगे। मतलब वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन पे, शिक्षा पे, वो इसी में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि या तो मतलब गवर्नमेंट को सैलरी को लेकर कुछ सोचना चाहिए, या तो कोई एग्जाम ले ले, बीपीएससी के थ्रू ही एग्जाम ले ले और उन लोगों के सैलरी पे कोई इम्प्रूव किया जाए। ये बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो ऐसे में तो फिर ये तो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रही हैं, इनफैक्ट ये नियोजित शिक्षकों और जो पुराने बीपीएससी बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी का यही है। और फिर लगभग मैक्सिमम लोग तो ट्रेंड ही, ये कंडीशन रहता है कि ट्रेन टीचर हो तो ही वो अप्लाई करेंगे। और पर पता नहीं कैसे कहीं कुछ अनट्रेंड भी टीचर हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर वो अनट्रेंड टीचर स्कूल में है तो ट्रेनिंग करने के दौरान तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है कि स्टूडेंट को कैसे, आखिर तो ट्रेनिंग करके टीचर बनने का भी एक बहुत बड़ा मकसद है ना, नहीं तो कोई भी टीचर बन जाएगा। तो अगर जो अनट्रेंड है तो सबसे पहले वहाँ की जो प्रधान आपके पास फिर से आते हैं इनफैक्ट। और मुझे लगता है कि इस पे मैं टिप्पणी चाहूंगा। मैं अभी गुप्ता सर और चंद्रकांत सर दोनों लोग थे और अचानक थोड़ी देर के लिए वो दोनों लोग गायब हो गए, तो मैं अंजू मैम के पास जाना चाहूंगा कि ये सारी नियोजित शिक्षकों की जो समस्या है जो स्मिता जी ने उठाया, ये एक वास्तव में इस पर काफी चर्चा होती है। क्या इस तरीके की दिक्कतें आप भी फेस करती हैं, आपके यहाँ भी इस तरीके की बातें, और कैसे इसको डील किया जाना चाहिए? अंजू मैम। एक्चुअली हम लोग एक सेटअप बनाए हैं कि ये नियोजित शिक्षक है, समस्या है बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग जब ज्वाइन किए थे एज ए नियोजित टीचर, उस समय हम जानते थे कि हम नियोजित होने जा रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ड्यूटी था कि हमें पढ़ाना है, वो माइंड में हमेशा एक सेटअप बना रहता है कि नहीं हमें पढ़ाना है। नियोजित तो हम बाद में विद्यालय से निकलने, विद्यालय में है तो नियोजित है, लेकिन सैलरी जब क्लास में जाते हैं तो उस समय न सैलरी में होती है, बस सामने फोकस होता है बच्चों कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़े, ताकि हमारा जो वर्क है वो सचमुच में होना चाहिए। इसको ऑफ करो, इसको जलाओ। किसी के मन में डिफरेंस अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हमें करना है।
यही चीज माइंड में रख करके हमेशा हम लोग काम करते हैं। इसलिए नियोजित वाली बात है तो वो तो हमारी पर्सनल समस्या हो गई, क्योंकि हम जान रहे थे कि जब नियुक्ति हो रही तो हम नियोजित में ही हो रहे हैं, परमानेंट में नहीं। तो इसलिए इस समस्या पर नहीं फोकस करके हम लोग स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट से गार्जियन पर से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों की जो पर्पस लेकर के स्कूल जाते हैं उस पर्पस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये सवाल अक्सर उठता है, हम लोग के ग्रुप में भी एक आध लोग हैं जो बराबर इस चीज को उठाते रहते हैं। चंद्रकांत सर, आपका एक बार कार्यक्रम में फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम लोग बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और फाइनली आप हम लोग के साथ आज कार्यक्रम में जुड़ गए। चंद्रकांत सर का मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं कि चंद्रकांत सर जो है वो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रहे हैं +2 जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा दरभंगा के। 1990 से ये शिक्षक रहे हैं। लगभग 30 साल से ज्यादा का शिक्षण का अनुभव इनका रहा है और ये पूर्व में राजकीयकृत उच्च विद्यालय गोडामन सिंह बिरौल दरभंगा में भी प्रिंसिपल रहे हैं। 2013 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक सर ने प्रधानाध्यापक का पद अलग अलग विद्यालयों में संभाला है और सर भी कहिए कि काफी जुझारू प्रिंसिपल रहे हैं। और जगदीश सर ने चंद्रकांत सर का परिचय दिया और मैंने सर के फेसबुक प्रोफाइल इत्यादि पे देखा, काफी एक्टिव हैं, काफी बच्चों के साथ इनका एंगेजमेंट रहता है। चंद्रकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फाइनली कार्यक्रम में शामिल हुए। एक सवाल जो इनफैक्ट अभी चर्चा चल रही है, ये मैं चंद्रकांत सर के पास ही सीधे ले जाना चाहूंगा कि अगर चीजें सरकारी व्यवस्था में बहुत कुछ अच्छी हैं तो फिर प्राइवेट स्कूलों का इतना चार्म क्यों? प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों इस तरीके से लोग भागते हैं? बल्कि सरकारी शिक्षकों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बच्चों में से कितने लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है। चंद्रकांत सर, चंद्रकांत सर, आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है। हेलो, सभी जनों को नमस्कार। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब हमारे समझ से ये होगा, जो अभी भौतिकवादी युग में और दिखावे के समय में हमारे विद्यालयों में उस प्रकार का दिखावा नहीं चल रहा है और लोग आजकल उस दिखावे में जा रहे हैं। वास्तविकता ये है, जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में जो क्वालिटी है वो किसी भी प्राइवेट विद्यालय में नहीं है। दूसरी बात है, जो प्राइवेट विद्यालय में अंदर घुसने का मना ही रहता है, लेकिन सरकारी विद्यालय खुले हुए रहते हैं और जो व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था भी नहीं है। संसाधनों का अभाव है। अभी सरकार ने कुछ किया है, उसके कारण थोड़ा स्वरूप बदला है और शिक्षकों और विद्यालयों में जो वातावरण निर्माण करने का मौका मिलना चाहिए विभाग से, वह नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हम पिछड़ रहे हैं। हेलो जी, हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, इसके कारण हम लोग पिछड़ रहे हैं। मतलब वातावरण और कहीं ना कहीं जो तामझाम और होता है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो ये तामझाम के पीछे ही केवल लोग भाग रहे हैं या फिर? जी जी, लेकिन जो सरकारी विद्यालय में है नहीं, दो तरह की बातें हैं। वहां दिखावे पर भाग रहे हैं बच्चे। हमने प्राइवेट
प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को देखा है, और एक चीज आप देखेंगे, जो प्राइवेट विद्यालय में वैसे बच्चे जाते हैं जो साधन संपन्न होते हैं और जो पढ़ने में तेज होते हैं, वे सभी बच्चे प्रायः उस विद्यालय की ओर भागते हैं। सरकारी विद्यालय में वैसे बच्चे रह जाते हैं जिनके पास संसाधन का अभाव होता है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, जिनके पास पुस्तकें नहीं होती है, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे सरकारी विद्यालय में होते हैं और तो उन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में बनाया जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जो हम किस धरातल के बच्चे को ऊपर उठाने का करते हैं और प्राइवेट विद्यालय में किस प्रकार के बच्चे को लिया जाता है और किस तरह से दिखाया जाता है। दूसरी बात है, हमने अनुभव किया है, जो हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ते थे और जब हम मास्टर थे तो हम गांव में होते थे, अभिभावकों से मिलते थे, बच्चे मिलते थे, हमारे विद्यालय के टीचर गांव घूमते थे, बच्चों से मिलते थे, उसका पूरा बैक हिस्ट्री लेते थे, और तो इससे जानकारी मिली, जो एक तो घर का वातावरण एजुकेशन वाला नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और हम जाकर के उनको कहते थे जो आप बच्चे को कहिए 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके कम से कम मुंह जोर से पढ़े। सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते कम हैं, उसके गार्जियन को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हमने देखा है प्राइवेट विद्यालय में जो गार्जियन को कह रहा है जो आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन सर इनफैक्ट एक चीज वो पढ़ाई का काम गार्जियन करते हैं। उनके विद्यालय में टीचर अच्छे नहीं है, अच्छे क्वालिटी के नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ऊंचे तक बच्चे को ले जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन चंद्रकांत सर एक चीज जो बात आती है कि सरकारी, 2 सवाल, एक तो सवाल का मैं जवाब आपसे फिर से जानना चाहूंगा कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो एक चीज अक्सर ये कहा जाता है कि अगर सभी लोग या फिर ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो फिर चीजें शायद समाज के हर तबके का जो बच्चा है वो अगर सरकारी व्यवस्था में भी जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये चीज केवल स्कूलों में नहीं, हॉस्पिटलों में भी होता है। जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, और कभी कभार जिनके पास पैसा नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी लोग मजबूरी में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। और इसमें साथ में आपको इस बात से मानना होगा कहीं ना कहीं कि कई सारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के उपयुक्त उन्हें नहीं समझते हैं। तो ये समस्याएं नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। अच्छा, चंद्रकांत सर का लगता है माइक में कुछ इश्यू है। मैं इस विषय पे जेपी गुप्ता सर की टिप्पणी चाहूंगा। सर आप क्या देखते हैं? आप नहीं, सरकारी विद्यालय में, अच्छा सर, नहीं सर आपके पास फिर से वापस आते हैं। गुप्ता सर की राय इस पे सुन लेते हैं। गुप्ता सर, सर आपका बिल्कुल जी। सर आपकी आवाज आ रही है। अरे आप क्यों छापते? सर आप फिर से म्यूट हो गए, 1 सेकंड। हेलो जी सर बताइए। हेलो जी आवाज आ रही है। आवाज सुन रहे? आवाज आ रही है जी? आवाज सुन रहे हैं ना? जी जी आ रही है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, हेलो, हाँ बताइए बताइए। एक्सप्रेशन, ये जो आप बोले हैं, आ रही है कि अभी जो हमारे चंद्रकांत बाबू बोले हैं ना, उसमें अब लोगों के पास पैसा अधिक हो गया है, इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ बेसी भाग रहे हैं।
सरकारी स्कूल में 20% सरकार का है व्यवस्था में कमी। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं ना, पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल हालत बहुत खराब था, आज वहां बहुत बेहतर व्यवस्था हो गया है। तो 20-25% सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो यहां भी ठीक हो जाएगा। हेलो, चलिए ठीक है, सरकार का इन्वेस्टमेंट और सरकार ध्यान दे तो ठीक हो जाएगा। एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमरेंद्र नारायण जी हैं, आरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, अमेरिका से इन्होंने पोस्ट डॉक इत्यादि, पीएचडी इत्यादि की है और हम लोग के साथ में भी हैं। अमरेंद्र जी का सवाल जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें एक पारदर्शिता और एक ईमानदारी की जरूरत है। क्या बिहार में सरकारी व्यवस्था में जो हाई स्कूल लेवल पे, मिडिल स्कूल लेवल पे, खास करके हाई स्कूल पे हम लोग चर्चा करें तो उसी की बात करें, शिक्षकों की नियुक्ति जो होनी चाहिए उसमें पारदर्शिता और ईमानदारी बरती जाती है? क्या बताएं? किनसे पूछे हैं सर? आप बताइए, आप बताइए। इसमें देखिए, सरकारी अभी तक जो सरकार ने बहाली किया हाई स्कूल में 90+% टीचर अच्छे हैं, और अभी तो एसटीईटी लेके हो रही है, सीटीईटी लेके बहाली हो रही है अभी फिलहाल। अभी जो है सीटीईटी एसटीईटी के थ्रू बहाली होती है। आप अच्छी कर रहे हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन 10% टीचर तो आपको प्राइवेट स्कूल में भी मिल जाते हैं जो मान लीजिए कि शिक्षण में बहुत रुचि नहीं रखते। अच्छे हैं, वो भी सही बात है। हाँ, वो भी ठीक है। इसी विषय पे स्मिता मैम का की राय जानना चाहेंगे कि स्मिता मैम, आप बताइए, आपने ये सवाल उठाया था, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर ये नियोजित शिक्षकों के मन में ऐसा है कि हमें और मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मेरा पे स्केल होना चाहिए, और गवर्नमेंट वो चीज को पूरा नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई डाउट है कुछ में, क्यों नहीं वो पूरा कर पा रहे हैं, क्यों नहीं वो स्केल कर पा रहे हैं जो परमानेंट टीचर्स को मिलता है, क्योंकि ये तो उन्हें कोई वही एग्जाम ऑर्गेनाइज करना चाहिए ना, बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होता है वही तो ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक चीज मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे कि ये बात आपकी सही है कि हाँ ये होना चाहिए, बीपीएससी के थ्रू होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, लेकिन एक जो बात होता है कि ये सारी बातें सही है, लेकिन उसके बदले पढ़ाई को आप मान लीजिए कि प्रभावित करते हैं, आप क्लास में पढ़ाते नहीं है, आप मान लीजिए कि चीजें होती हैं, ये तो गलत है ना, सीधी सीधे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे सब जगह का प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ, बहुत जगह ऐसे हैं जो ये टीचर्स बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो जो अभी अंजू मैम ने बताया कि वो ये सोच के नहीं क्लास करने जाती हैं कि वो नियोजित शिक्षक है, जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हुई उस दिन वो तैयार हो गई कि नहीं मुझे पढ़ाना है। बहुत जगह पे ये ऐसा चीज है, पर कहीं कहीं का ऐसा प्रॉब्लम है कि वो लोगों के मन में बहुत शिकायत है इस चीज को लेकर। तो वैसे जगहों पे हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो वैसी सिचुएशन में भी थोड़ा हमें सोचना चाहिए, हमारी या फिर हम ही अपने आप को थोड़ा चेंज करें। हम ये सोचे कि ठीक है, अब जो है सो है, पर शिक्षा बच्चों को पढ़ाते समय हम इस चीज को सामने ना लाएं, हम अपने नियोजित होने के चीज को सामने ना लाएं, जिससे हमारे बच्चों का एजुकेशन प्रभावित ना हो। इस चीज को हमें ये आई थिंक एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने फिर से कही, जो बाकी लोग भी इस पैनल पे सहमत हैं कि बाकी चीजें अपनी जगह हैं, आपका नियोजन सरकार से आपके मतभेद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई को उसको लेकर के कहीं भी समझौता नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मुद्दा जो माली में इस पे अंजू मैम की राय जानना चाहूंगा कि लड़कियों की शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, और अक्सर सरकारी व्यवस्था में और इनफैक्ट आधे से ज्यादा प्राइवेट और हाई स्कूल दोनों जगह, यूनिवर्सिटी में बल्कि आधे से ज्यादा आजकल लड़कियां आती हैं। वो किस तरीके की चुनौतियां सरकारी व्यवस्था में फेस करती हैं? अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। अंजू मैम, आप एज ए महिला कैसे इस विषय को देखती हैं और कैसे इसका समाधान?
सबको खुशी होगी कि आजकल बच्चियां भी बहुत जागरूक हो गई हैं और बाकायदा स्कूल में एडमिशन के लिए अपने गार्जियन को लेकर के, माता को जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती उनको भी लेकर के साथ में बच्चियां खुद चली आती हैं और आ करके एडमिशन लेना, ये सब सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना, साथ ही क्लास में भी अलर्ट होती हैं। जहाँ तक सवाल है स्कूलों में, तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट इतना अच्छा ला रही हैं बच्चियां कि हमें खुशी होती है कि सचमुच एक विकास की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी रुचि लेते हैं हर कार्य को करने में। अच्छा चंद्रकांत सर, आपने भी गर्ल्स हाई इंटर कॉलेज में धनबाद में पढ़ाया हुआ है। ये क्या उस जमाने में आई थिंक वो काफी पहले 1990 के आसपास आप वहाँ थे, क्या पहले समस्याएं ज्यादा थी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के स्कूल लेवल पे, और जो समस्याएं शायद आज की तारीख में कम है, ऐसा है चंद्रकांत सर? सर चंद्रकांत सर, आपको आवाज आ रही है? चंद्रकांत सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक उन्हें मेरी आवाज या तो आ नहीं रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है। खैर, तो चंद्रकांत सर, आप कुछ सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? लगता है वो सुन नहीं रहे हैं। चलते हैं जगदीश सर के पास। जगदीश सर, आप इस सवाल पे अपनी टिप्पणी दें और साथ में यही बताइए कि क्या दरभंगा शहरी स्कूल शिक्षा में जिस तरह से जी शिक्षा में जिस तरह से जागरूकता समाज में आई है, जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। आपकी आवाज आ रही है? बोलिए ना, बोलिए ना। समाज, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। समाज में दूध चढ़ा दो। लगता है सर के नेटवर्क में कुछ इशू है, काफी लैग। मैं बोलूं क्या? हाँ सर बताइए। हेलो तिलक बाबू। हाँ सर बताइए। आवाज आ रही है? जी जगदीश सर, आप बोलिए ना। चंद्रकांत बाबू बोलिए ना आप। हेलो। समाज में शिक्षा के प्रति जो परिवर्तन दिख रहा है, वह परिवर्तन यदि सरकार करना चाहे या सरकार में दिखे तो हमको लगता है गुणात्मक सुधार और परिवर्तन भी शिक्षा में होगा। अब प्रश्न है जो लड़कियों की शिक्षा, आई थिंक सर का कुछ टेक्निकल इशू। बोलिए जगदीश सर, आप बताइए, आप अपनी बात रखिए इस विषय। क्या बता रहे, बोलिए। हाँ, इनफैक्ट यही कि लड़कियों का जो एजुकेशन है वो पहले से स्थिति सुधरी है क्या? पहले ज्यादा प्रॉब्लम थे या अभी भी प्रॉब्लम्स? बहुत ज्यादा सुधरी है। आज के डेट में लड़कियों का नामांकन ज्यादा होता है स्कूलों में लड़कों की अपेक्षा। लड़कियां क्लास जल्द बढ़िया से हो, इसके लिए ज्यादा उत्साहित रहती है लड़कों की अपेक्षा, इसलिए लड़की की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। दूसरी बात है कि आपका मेन फोकस क्या है, आपका जो मुख्य बिंदु है कि स्कूल में क्या फेस करना है। हम जो 7 साल प्रिंसिपल रहे, हमारे चंद्रकांत बाबू जो प्रिंसिपल, उनको तो नियोजित शिक्षक मिले सब। हम लोगों के विद्यालय में 40 टीचर में 25 टीचर नियोजित थे
सारे लोग काम किए, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि हम नियोजित हैं। मेन है कि जो प्रिंसिपल है उनको जो है सो ये करना पड़ेगा। गाड़ी में वो ड्राइवर होगा, 10 गो नहीं होगा। लंबी ट्रेन में एक ड्राइवर होती है, राजधानी में तिलक बाबू पटना आते हैं तो 10 गो ड्राइवर में तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा ना। यहाँ है कि एक ड्राइवर चाहिए। नियोजित क्या नियोजित नहीं, वो नहीं मैं जानता हूँ। आप शिक्षक है, स्कूल में आप आ गए, अब आप काम कीजिए। वो सरकार का मामला है, पैसा कम की बेसी की, कम या बेसी। हमको तो 25 गो नियोजित मिला, चंद्रकांत को 25 गो नियोजित मिला, फिर कैसे काम हम लोग किए। ये रोना कि मैं नियोजित हूँ, क्लास पढ़ाई नहीं होता है, एक ड्राइवर होना चाहिए। नियोजित वाला सवाल तो ठीक है, इसका जवाब आपने दे दिया। अभी भी बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 80% हमारी बात सुनिए, प्रिंसिपल है, जो सीनियर आदमी है वो तो इंचार्ज है ना, वो भी तो प्रिंसिपल है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन मान लीजिए कि एक डेडिकेटेड प्रिंसिपल तो होना चाहिए। अभी जो है, अभी सुनिए, अभी जो है आपको यह जानना चाहिए कि प्रिंसिपल, फुल फ्लेज प्रिंसिपल, प्रभारी प्रिंसिपल में कोई अंतर नहीं है अभी के समय में। हेलो, अभी सबका जो है, अब आज के समय में सारे लोगों का ड्राइंग है डीपीओ। अब जो 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 फुल फ्लेज प्रिंसिपल है उसका भी उतना ही काम है जो प्रभारी है। सिर्फ है कि आपको इच्छा शक्ति होना चाहिए। लोग कहता है कि हम सरकारी मास्टर को क्या मतलब है, ये पहले दिमाग में आया तो हमको क्या मतलब दरमाहा से मतलब है। जब ये दिमाग में घुसा रहेगा तो आप कहता है मैं 20 लाख महीना हो जाएगा तिलक बाबू, तो भी आप वैसे ही कीजिएगा। बिल्कुल 20 लाख सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं, 20 लाख महीना दरमाहा आपको मिलेगा। आपके मन होगा कि मैं सरकारी हूँ, तो आपका नहीं होगा। सरकारी नौकरी का मतलब हुआ काम नहीं करना। व्हाट इज गवर्नमेंट सर्वेंट? वो नौकरी जिसमें काम नहीं करना पड़े, दैट इज सरकारी। तो ये इससे काम नहीं चलेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप एज ए हेडमास्टर कठिन डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद तो ड्यूटी को आपके हाथ में है, करेगा काम, क्यों नहीं करेगा। पढ़ाना है, शिक्षक आप है, जाइए आप। हम लोग तो कहते थे कि आपका सेवा हम वापस कर देंगे, अगर आए तो करते नहीं थे, कहते थे। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि बिहार में बेरोजगारी की दर अधिक है, और सीटीईटी एसटीईटी लेके लिया गया, बहाली हुआ, तो क्या बहाली करेगा सरकार? बीपीएससी से बहाली कर देगा, 10 लाख दरमाहा महीना दे देगा। आपके मन में सरकारी घुसा हुआ तो आप कभी ना पढ़ाइएगा। एक हेड मास्टर टाइट हो जाए, जैसे चंद्रकांत बाबू काम किए, हम लोग काम किए, उस तरह से आप टाइट हो जाइएगा, शिक्षक पढ़ाएंगे, काम होगा। अब सरकार क्या करेगा? एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सब स्कूल में जाके बैठेगा, हॉस्पिटल में जाके बैठेगा, हर विभाग में नीतीश कुमार जाके छड़ी लेके बैठेगा, वो भी तो अकेले है मुख्यमंत्री ना। एक पीएम क्या पूरे देश में जाके बैठेगा हर जगह ऑफिस में कि घूस नहीं दो, घूस लो, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग में बनाइए कि मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, हमको काम लेना है, हमको काम करवाना है, मैं करवाऊंगा, काम होगा, रिजल्ट आएगा। यही मेरा कहना है। मतलब आप ये करें कि इच्छा शक्ति जो है वो शिक्षकों की और वही होना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे वो काम? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मैं हटा दूंगा उनको कल। ऐसे थोड़ा होता है, बिना डर से काम नहीं होता है। डर चाहिए मन में कि मैं शिक्षक हूं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमको नौकरी हटा दिया जाएगा, तो काम करेंगे वो। हर जगह सरकार क्या करेगा? लाठी लेके आएगा क्या? हम लोग को लाठी मिला था कि जाइए आप शिक्षक को हाँकने के लिए, बस बोलना है, कागज है, पेन है, काम करना है आपको। तिलक जी काम नहीं करेंगे, हटा देंगे तिलक जी को, कल हम लिख देंगे, क्लासन को पूछेंगे, शाम में सरेंडर कर जाएगा तिलक जी। ऐसा थोड़ा चलता है। 1 रुपया आप लेते हैं, आप काम नहीं किया, मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा आपको, मैं हटवा दूंगा, विभाग को लिख दूंगा, मैं हाजिर बनाना बंद कर दूंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। मैं तो एक टीचर को 10 को बीएससी दे दिया था, एक रोल नंबर से 10 रोल नंबर की बीएससी क्यों नहीं आया? आप फोन कीजिए, भाग क्यों गया? जवाबदेही आपकी है। काम लोग करते थे। 500 बीएससी, 1000 बीएससी था, 40 को टीचर सबको एक टीचर को बांट दिए थे कि इतना इतना काम आपको लेना है, लोग काम करते थे। ऐसा थोड़ा कि वो हेड मास्टर स्कूल में तो वही सब काम करेगा। आप लोग दरमाहा लेते हैं तो 30,000 रुपया दरमाहा लेते हैं, 1000 रुपये रोज लेते हैं, पढ़ाइएगा नहीं।
1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के आप 10 से लेकर 4 बजे तक पढ़ाने का पैसा मिलता है आपको। 30,000 रुपया कमाने में क्या दिक्कत है, आप स्वयं समझ रहे हैं। मैं तो बांट दिया था ना कि 10 विद्यार्थी का आपका जवाब दे, स्कूल क्यों नहीं आया, क्यों भाग गया, क्या दिक्कत है, ये आपके जवाब दे, रिपोर्ट कीजिए आप। उस रिपोर्ट के देखने के लिए मैं आदमी बनाया था 3 आदमी को कि आप देखिए, फिर मैं उसको चेक करता था। काम करने से होगा, बोलने से नहीं होगा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, कर कुछ नहीं रहे तो भागेगा ही विद्यार्थी। काम कीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होगा, करने में और करने में अंतर है। आपने प्रोग्राम आयोजित किया, हम लोग बैठे हुए हैं, आपने मैसेज किया, मैंने जवाब दिया, तब ना भी बात हो रही है। आप कह दिए हम चल दिया, हम आएंगे 12 बजे में, 2 बजे तो प्रोग्राम 8 बजे आएंगे, तो आपसे बात होगी हमको? बोलिए। बिल्कुल सर, आपने लास्ट तक की सारी बातें कही और मुझे लगता है कि ये जो आपने लास्ट स्टेज में बातें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि इच्छा शक्ति और रहना, जिम्मेवारी से काम सिर्फ सरकार को, आपके परिवार में बात होती है कि नहीं, उसमें आप कहाँ सरकार को कोसते हैं भाई? आप प्रोग्राम के कितना दिन, सुनिए, आप एक प्रोग्राम के लिए, मैं आपको नहीं जानता, लालाओं को पकड़े, फिर हमसे आप बात किए, मैं चंद्रलाओं का नाम बोला, एक प्रोग्राम के लिए आपने कितना मेहनत किया, और मैं आया उसके बाद हमको आप कुछ दे नहीं रहे मैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ हो जाएगा, सुधार हो, ठीक इसी तरह से तो इस पर टाइट हो जाएगा ना। शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा रिजल्ट? काम करना पड़ेगा, 10 से 4 आना पड़ेगा, 5 बजे तक आना पड़ेगा। 30,000 रुपया कमाने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है, आप जरा सोचिए। वो आदमी जिसको नौकरी नहीं है उसको क्या दिक्कत है, उसको आप पूछिए कि ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को जिम्मेवारी से काम करने की जरूरत है। समय हम लोग के पास बहुत कम है। लाल बाबू कोई सवाल रखना चाहेंगे? लाल बाबू आपका माइक म्यूट। तिलक बाबू जी, लगभग सारे प्रश्नों का जवाब सर दे चुके हैं कि अगर प्रिंसिपल। हेलो, हाँ बताइए बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य आपका कहेंगे तो वो लगभग स्कूल की सारी समस्या जो वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों में चुनौतियां। जी बताइए सर। चले चुनौतियां और समाधान ये विषय था। हाँ चंद्रकांत सर बताइए आप। हेलो, समय कम है तो जल्दी। हाँ, तो मेरा उस पर एक कहना है, विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों में जो समस्याएं हैं, हाँ जो समस्याएं हैं और जो संसाधन उपलब्ध है और उन संसाधनों के बीच में एक प्रधानाध्यापक जाते हैं। प्रधानाध्यापक को ये समझना होगा जो विद्यालय मेरा है, बच्चे मेरे हैं। यदि हमारे विद्यालय में हमारे 7 साल के 8 साल के जीवन काल में 24,000 बच्चे कम से कम गुजरे हैं, तो हम 24,000 बच्चों के जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करें तो हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। सबसे पहले ये सोचना होगा। आज कहीं ना कहीं हम भी दलदल में फंसते जा रहे हैं। विद्यालयों को बनाना, बच्चों को बनाना से हमारा ध्यान हटता जा रहा है और हमें सुख सुविधा कहां से प्राप्त हो, इस हम लोगों का ज्यादा फोकस हो रहा है। विद्यालयों में आपको मालूम होगा, दरभंगा जिला में अभी 4 या 5 फुल फ्लेज हेडमास्टर हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फुल फ्लेज हेडमास्टर रह करके
वो विद्यालय को वो अच्छे ढंग से चला सकते हैं। नियोजित शिक्षकों की बात चलती है, एक साथ ही बहाली होकर के आए हैं लगभग, और उसमें से एक प्रभारी बन जाते हैं। दूसरे शिक्षक कहते हैं जो भाई तुम भी हमारे हो तो तुम्हारा हम बात क्यों माने। मतलब ये खींचतान चलती है। तीसरी बात है, जो विद्यालय को हम लोग के पास अपना समझ करके आप पहले विद्यालय के प्रति समर्पित होइए, ये समझिए जो हमारा मंदिर और घर है, और स्वयं यदि आप कीजिएगा तब आप दूसरे को कहने के अधिकारी हो सकते हैं। और जब हम अपने जी अच्छा, मैं इस विषय पे एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा डॉक्टर अंजू और स्मिता मैम से। आने वाले समय में अंजू मैम तो ऑलरेडी इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, रहती हैं बराबर। स्मिता मैम आप भी आने वाले समय कभी ठीक है। हमारा एक कहना है, उसमें मोटा मोटी ये कहना है। अच्छा जी बताइए। ठीक है, लेकिन समय यदि आप समय आप रखते हैं तो 1 घंटा में काम नहीं चलेगा। सर चर्चा तो अगर हम लोग करते रहे तो ये 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। दिक्कत है कि हम लोग चर्चा करते हैं और मान लीजिए कि ऐसी कोई बात रहती है तो हम लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है कि हम लोग 5 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसी कोई बात कर रखनी है तो आप कहिए, प्लीज कंटिन्यू। किनको बोल रहे हैं? जी सर आपको बता रहे हैं। अगर आपको और कुछ कहना है तो आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा, लेकिन कीजिए जी। कम देखिए, पॉइंट पर चर्चा हो, और यदि 2, 4, 5 आए हैं सर आपकी आवाज मेरा ये कहना है तो जो समाज में और प्रशासन में विकृतियां आई है सभी जगह है। बिल्कुल, तो ये विकृति कहीं ना कहीं हम सबको को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर अंजू मैम आपकी टिप्पणी चाहेंगे? आप इंचार्ज हैं। परिवर्तन जो है सब जगह होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से अंजू मैम जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे शिक्षक जो होते हैं उन्हें प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है। वो इंटरनली अगर फुल डिवोशन से कोई काम करते हैं तो ज्यादा बेटर वर्क होता है। ये था कि पहले के क्या तैयारी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड ये, बट टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं आती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में ये समय आ गया है कि शिक्षक भी फुल डिवोशन से शिक्षक बने, और जब डिवोशन से शिक्षक बनेंगे तो स्वाभाविक है कि कार्य में प्रगति होगी। और सभी अंजू मैम आप एक छोटे से सवाल पे टिप्पणी चाहेंगे कि एक जो आज सवाल आया कि प्राइवेट स्कूलों में तामझाम बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है। आने वाले समय शायद सरकारी स्कूल जो बिहार के उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के स्तर पे आने की जरूरत है। आप मान लीजिए कि आपके पास अभी 10-12 साल का समय है, आप इसको कैसे आगे जाते हुए देखते हैं? आप इसमें कैसे सुधार लाएंगे और बाकी लोगों को कैसे लाना चाहिए, बाकी प्रिंसिपल्स को? हाँ जी मैम। इस दिशा में सबसे पहले तो स्कूल में माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ताकि वे लोग भी, मन में अगर उत्साह होगा बच्चों के कि हमें आगे बढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि वो आसपास के माहौल को भी सुधार करेंगे। जैसे हम लोग कक्षा में जाते हैं तो सिर्फ विषय को नहीं पढ़ाते हैं, आसपास उसी विषय से संबंधित आसपास कैसे सुधार कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे जागरूक कर सकते हैं, ये सब भी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, ताकि धीरे धीरे ही सही माहौल में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग दिल्ली मुंबई के स्कूल की अपेक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भी लगना पड़ेगा और बच्चों को भी उसमें फुल्ली इन्वॉल्व कर लेना होगा, ताकि वे भी अपने आसपास के माहौल को सुधारने में की दिशा में प्रयास करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इशिता मैम, आप इस पैनल के पे जितने भी शिक्षक हैं उसमें सबसे लंबी दूर के घोड़े हैं अभी आप 25-30 साल तक आप शिक्षण का कार्य करेंगी, प्रिंसिपल बनेंगी, इंचार्ज बनेंगी, बहुत सारी चीजें बनेंगी। अंतिम शब्द आपसे हम लोग चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का अंत। आज तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। ओके, तो आज तो ऐसा हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट क्लास शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो बस इस स्मार्ट क्लास के सेटअप को अच्छे से, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में चलते हैं वैसे इस चीज को बस सेटअप अच्छे से रहे, हमारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बच्चे इसको एंजॉय कर पाए, यूज कर पाए, तो ये चीज एक है। और बाकी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं लैबोरेटरी है, ये सब चीज का भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छा लैबोरेटरी का सेटअप हो कि बच्चे जाके लैब में काम कर पाए, टेस्ट कर पाए, जिससे उनका इंटरेस्ट जागे, थोड़ा साइंटिफिक चीज को जान पाएंगे। तो ये सब चीज से भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सुधार आएगा अगर ये लैब वर्क शुरू, लाइब्रेरी, तीसरा ये कि लाइब्रेरी भी का भी अच्छा सेटअप होना चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल्स में कैसे बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर पाते हैं, उन्हें अपना जो भी चीज प्रोजेक्ट वर्क और ये सब चीज अगर जो मिला है वो अपने लाइब्रेरी में जाकर उसका यूज कर पाते हैं प्रॉपर, तो वो चीज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर किया जाए, उस चीज का सेटअप अच्छे से किया जाए, तो ये भी बहुत बड़ा चीज होगा हमारे गवर्नमेंट स्कूल को आगे बढ़ाने में। और इस समय शिक्षकों की क्या भूमिका होगी? आज के कार्यक्रम के केंद्र में शिक्षक है, व्यवस्था तो सही है जी। शिक्षक की यही भूमिका होनी चाहिए कि सबसे पहले तो शिक्षक इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए कि मेरा यही काम है कि हम अपने बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को दे देने का मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम टाइम उस चीज को सोचने में दें कि हम जैसे मान लो साइंस टीचर है तो साइंस टीचर को सोचना होगा कि अच्छा ठीक है, अभी मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो जो अगला जो लैब वर्क होगा उसमें मैं कैसे वो स्लाइड वगैरह दिखाऊं अपने बच्चों को, माइक्रोस्कोप का सेटअप सही है या नहीं, मैं कौन सा टिश्यू का आज मेरा ये चैप्टर चल रहा है तो वो चीज मैं बच्चों को दिखाऊं कैसे, तो वो चीज वो शिक्षक को इस चीज पे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और अगर शिक्षक को ये भी ध्यान देना होगा कि जो मेरा विषय है वो चीज का बुक अवेलेबल है या नहीं, तो अगर जो शिक्षक पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा शिक्षण पे, बच्चों को शिक्षित करने पे, तो वो चीज जो है तो तभी जो है सो सब कुछ पे असर पड़ेगा, सारी चीज पे। तो वो लोग आज के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं यही बात आपकी इसी को हम लोग इसी के साथ एंड करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। शिक्षकों के स्तर पे इन्वॉल्व होकर के काम करने से चीजें 80% समस्याएं वो हल हो जाएंगी और बाकी चीजें मैं चंद्रकांत सर से माफी चाहूंगा इनफैक्ट कि मुझे हम लोग को हर बार ऐसा होता है कि 1 घंटे का समय कम पड़ जाता है, लेकिन ये है कि हम लोग चर्चा समय बढ़ाते भी जाएं तो फिर चर्चा ही होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग का प्रयास यही था कि चंद्रकांत सर जैसे जो शिक्षक हैं, जेपी गुप्ता सर जैसे जो शिक्षक हैं, उन्हें भी लगे कि ऐसे आजकल के समाज में अभी भी लोग हैं जो अच्छे शिक्षकों की पूछ करते हैं और उनकी पूछ हमेशा रहेगी, उनकी जरूरत हमेशा रहेगी समाज को, बच्चों को और राज्य और देश के भविष्य के लिए, सारी चीजों के लिए। आप लोगों ने समय दिया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि इस चर्चा के साथ हम लोग इसको खत्म ना करें, इस चर्चा के बाद हम लोग इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढें और इसमें हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग हम लोग को साथ मिले। ऐसे बहुत सारे और भी शिक्षक होंगे जो शायद हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय इस कार्यक्रम में, हम लोग को ये भी पता है कि हम लोग सबको नहीं बुला सकते कार्यक्रम में एक साथ, या शायद हजारों शिक्षक हैं, लेकिन उन सभी शिक्षकों को हम लोग का नमस्कार जो दिन रात मेहनत करके सारी चुनौतियों के बावजूद और आज के हमारे कार्यक्रम में जो मौजूद है उन सभी शिक्षकों को मेरा नमन। हमारे आई कैन गवर्न के सभी सदस्यों की तरफ से आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तिलक झा जी बताइए जी,
आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा विषय चुनने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। थैंक यू। आई थिंक चंद्रकांत सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कार्यक्रम को खत्म करते हैं। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।